नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको आर्थिक परिदृश्य देखेंगे जो आपको जनवरी से मई तक होगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जनवरी से मई तक ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख चुके हैं। यहाँ पे आर्थिक घटनाक्रम में क्या होता है, बहुत सारा डाटा होता है जिसको याद करना होता नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि वैसे डाटा जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं वो याद कर लेते हैं, और वैसे डाटा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग उसी को देखेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बन रही है, देखिए कि आपके लिए वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली तिमाही में 23.9% सिकुड़न के पश्चात 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के सिकुड़न 7.5% रहे। यहाँ पे आपको क्या याद करना है, अभी देखिए आर्थिक वृद्धि दर का रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो CSO जारी किया जाता है। ठीक है, कौन जारी करता है, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। याद रखिएगा 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी, 1951 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, पहली तिमाही का वृद्धि दर कितना था 20 में, तो 23.9, जो एक प्रकार का रिकॉर्ड है वृद्धि, नकारात्मक वृद्धि का। इसके पहले 30-35 सालों में ऐसे हुए हैं। इसके पहले एक आध बार हुआ है इतना कम वृद्धि दर, लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। इसीलिए 2020 के प्रथम तिमाही का वृद्धि दर आपसे पूछा जा सकता है। ये जो तिमाही वृद्धि दर होता है ये पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ये जो रिकॉर्ड है इसीलिए आपको याद रखना होगा, नहीं तो वार्षिक वृद्धि दर याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो पहली तिमाही के वृद्धि दर 2020 का 23.9%। वर्ष में 4 बार तिमाही समीक्षा जारी किया जाता है RBI के द्वारा, मतलब CSO की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, RBI के द्वारा आपको मॉनेटरी रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, मौद्रिक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। वो भी आपको 6 बार 2 महीना में जारी किया जाता है, उसको याद रखिएगा। ये जो है CSO के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है वृद्धि दर का, वर्ष में 4 बार 3-3 महीना पर। तो अंतर समझ में आ गया। अब देखिए GVA और GDP हाई क्या, दो टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं हमको, GVA और GDP हाई क्या। तो GVA जो होता है उसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, और GDP में सकल घरेलू उत्पाद होता है। अभी जो आर्थिक वृद्धि दर हम लोग माप रहे हैं वो GDP में माप रहे हैं। ठीक है, 15 से लेकर 18 तक GVA में निकाले, लेकिन 15 से पहले और अब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, GDP में निकाल रहे हैं। GDP जो होता है एक वर्ष के अंदर किसी देश में वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहते हैं। ठीक, चलिए इतना आप लोग समझ में आ गया। GVA का फुल फॉर्म ग्रॉस वैल्यू एडेड, GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया हमारा काम। अब देखिए ये जो हमारा रिपोर्ट जारी किया जाता है CSO के द्वारा, उसका आधार मूल्य क्या है, तो आधार मूल्य जो है 11/12 है। क्या है, 11/12 है, याद रखिएगा। ठीक, ये जो आधार मूल्य जो होते हैं ना, आपको एक ऐसा वर्ष को चुना जाता है जिस वर्ष में ना वृद्धि दर स्थिर रही हो, किसी प्रकार समान रही हो, ना किसी प्रकार का सूखा आया हो, ना बाढ़, किसी प्रकार का आपदा भी नहीं आया हो, जैसे कोविड-19 20 में आया। तो इसको कभी भी आधार वर्ष के रूप में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, उसी तरह 21 में है कोविड-19, तो ये दोनों वर्ष कभी भी आधार वर्ष के रूप में नहीं रहेंगे। ठीक, चलिए तो याद आपको रखने के लिए बता दिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी सब इसमें डाटा कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए नज़र हमको नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अक्टूबर 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 77 माह के उच्चतम स्तर पर। ये जो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, वो प्रति महीना जारी किया जाता है, मतलब प्रत्येक मंथ जारी किया जाता है। मंथ के लास्ट में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है उसको आपको भारतीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है उसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय जारी किया जाता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक को उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये बात उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। एक रिपोर्ट और जारी किया जाता है आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तरह ही आपको क्या जारी किया जाता है, तो खाद्य मूल्य सूचकांक। ठीक, इसको भी केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यालय मंत्रालय जारी किया जाता है। ये दोनों का जो आधार वर्ष है दोस्तों, ये दोनों का आधार वर्ष है आपको 11/12 ही है, याद रखिएगा। क्या है, 11/12 ही है। ठीक, चलिए यहाँ पे 12 दिया है लेकिन 11/12 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम दोस्तों, ये दोनों रिपोर्ट हो गए। यहाँ पे
हाँ, एक और रिपोर्ट है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, इसमें क्या है, आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया है। ये आधार वर्ष कब किया गया है, तो किया गया है आपको 2016 और कब से 2001 से। अब परिवर्तन करने का वर्ष 2020 में इसको चेंज किया गया है, हाल ही में चेंज किया गया है। इसीलिए क्या है, ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं हमेशा। तो आधार वर्ष क्या है इसका जो आधार वर्ष है वो आपके लिए आधार वर्ष है 2016, 2001 से शुरू कर दिया गया है। अब देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी करने वाला जो संगठन है उसका नाम है आपको ब्यूरो ऑफ लेबर ब्यूरो। क्या नाम है उसका, लेबर ब्यूरो। उपभोक्ता श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो लेबर ब्यूरो। यहाँ पे आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, बाकी न्यूज आपके लिए कोई आवश्यकता की चीज़ है नहीं। ठीक, चलिए यहाँ पे आते हैं। 15वें वित्त आयोग की अपनी फाइनल रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। मतलब 15वें वित्त आयोग जो एनके सिंह की अध्यक्षता में आपको गठित हुआ था, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा गया है। अब राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रखवाएंगे, उसके बाद इसको सार्वजनिक किया जाएगा। अब क्या है, हम लोग अभी मई जून चल रहे हैं, तो मई में हम लोग इसको सार्वजनिक रूप से देख चुके हैं। ये अक्टूबर का न्यूज है। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग जो है, इनके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। अब इस देखिए 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितना, इसका रिपोर्ट कितने दिन के लिए रहेगा, तो अनुच्छेद 280 के अनुसार 5 वर्ष के लिए रहते हैं। लेकिन अब की बार क्या है, एक्सेप्शन है, ये 6 वर्ष के लिए रहेगा। ठीक है, पहले जो था, इसके पहले आपके 2020-21 के लिए एक रिपोर्ट आ चुका था, और दूसरा रिपोर्ट है आपको 2021 से लेकर 2026 तक आया है। तो कुल 2020 से 26 तक आपको 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है। अब हम देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग जो है वो क्या क्या रिपोर्ट दिया है। तो सबसे पहले वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, तो वित्त आयोग का गठन जो होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त के विभाजन के लिए किया जाता है, जिसे की चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई है। याद रखिएगा, वित्त आयोग क्या है, तो एक प्रकार के संवैधानिक संस्था है, क्योंकि अनुच्छेद में इसका चर्चा है, संविधान में इसका चर्चा है। अब देखिए 15 वित्त आयोग के द्वारा आपको कितनी % राज्यों की हिस्सेदारी देने की बात की गई, तो ये हिस्सेदारी रहा 41%। कितना रहा, 41%। और 1% जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को देने की बात की गई। तो कुल कितने हो गए, 42। लेकिन राज्यों के लिए 41, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए 1%। ठीक है, अभी बाद में क्या होगा, जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन चला जाएगा, तो ये आपको खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तो राज्य ही ना था कुछ दिन पहले तक, तो उसको अभी देना राहत जरूरी था, इसलिए 1% की सिफारिश कर दी गई है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, 41% राज्यों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल 1%। इसके पहले जो 14वें वित्त आयोग गठन किया गया था, उसने भी कितने आपको सिफारिश की थी, तो उसने भी 42% राज्यों के लिए देने की सिफारिश की थी। अब ये 42% जम्मू कश्मीर में समय राज था। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं आपको वाई.बी. रेड्डी साहब थे। कार्यकाल आपको 5 सालों का था। लेकिन 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो होगा उसका आपको 6 साल का कार्यकाल हो जाएगा, और आपको एनके सिंह के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जा रही है। और ऐसे पूछता है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल तो 52 से 56, और आपको वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। इतना क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी आपको ये पहले पूछता था यूपीएससी के एग्जाम में कि 14 आपको निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं जो वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब वैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है। आप लोग सब नहीं रटिएगा, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम रख सकते हैं, कार्यकाल याद रख सकते हैं, और 14वीं 15वीं वित्त आयोग का कार्यकाल याद रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो होता है एडवांस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पूछे जाने की संभावना तो कम है, लेकिन पूछेंगे तो आप लोग याद रखिएगा। जनसंख्या का क्या आधार है इस रिपोर्ट का बनाने के लिए, तो जो रिपोर्ट का जनसंख्या का आधार है वो किस वर्ष की जनगणना है, तो एक जो है 1971 और 2011 दोनों की को लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक, और जनसंख्या, आय, क्षेत्रफल, वन एवं पारिस्थितिकी, राजकोषीय प्रयास, ठीक है, और जनसंख्या प्रयास के आधार पर आपको विभाजित किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए 15वें वित्त आयोग सर्च कर लीजिएगा, और कौन कितना सिफारिश किया गया उसको देख लीजिएगा। हम एक बार आप लोगों को पढ़ के बता देते हैं कि जनसंख्या जो है इसके आधार पर 15% राशि दी जाएगी, आय के आधार पर 45%, क्षेत्र के आधार पर 15%, वन एवं परिस्थिति के आधार पर 10%, राजकोषीय प्रयास के आधार पर आपको 2.5%।
अब राजकोषीय प्रयास के आधार पर क्या होता है कि राजकोषीय घाटा कंट्रोल में है कि नहीं है, इसको देखा जाता है। अब राजकोषीय घाटा क्या है, हम आप लोग को जब पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स दूसरे में चर्चा कर देंगे, है नहीं, लेकिन हम वहाँ पे आप लोगों को समझाएंगे। अतः आप चैनल से जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन जाएगा जब हम सीरीज शुरू करेंगे, तुरंत शुरू करने वाले हैं। अभी हम विश्व इतिहास पढ़ाने वाले हैं, 1-2 वीडियो बनाएंगे। कोई एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो वैसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग से छूटे नहीं। लुसेंट में बहुत सारा फालतू चीज़ दिया है, उसी को हम छांट के आपके लिए एक वीडियो बना देते हैं, 2 वीडियो आएगा उसका। उसके बाद इकोनॉमिक्स हम चालू करेंगे तो वहाँ पे इसे बताएंगे। और राजकोषीय प्रयास क्या है, 2.5% मतलब 2.5%, और जनसंख्या प्रयास क्या है, 12.5%। इस प्रकार 100% हो गया। ये थोड़ा सा एडवांस नॉलेज था वित्त आयोग के बारे में, सब कुछ वित्त आयोग के बारे में आप लोग को हम बता दिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्त, वो न्यूज़ है आपको निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक इंडिया में विलय किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, याद नहीं रहे तो गलत चल जाएगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि याद रखिएगा। लक्ष्मी विलास बैंक का विलयन किस में किया गया, तो DBS बैंक इंडिया में किया गया। लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो तमिलनाडु की बैंक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोक मुद्रा सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की अंतरिम दर अक्टूबर 2020 में 1.48%। कोई आवश्यकता आपको इसको है नहीं, इसमें आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या जानना है कि थोक मूल्य सूचकांक में कितने वस्तुओं को लेकर गणना किया जाता है, तो 697 वस्तुओं को लेकर गणना किया जाता है। याद रखिएगा कितने वस्तु, तो 697। ये चेंज होते रहते हैं। अभी आधार वर्ष क्या है इसकी गणना के, 2011-12 है। उसी तरह से उपभोक्ता मूल्य का भी 11-12 है। और थोक मूल्य सूचकांक को जारी कौन करता है, तो थोक मूल्य सूचकांक को जारी करने वाला जो मंत्रालय है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, पहले ही बता दिए हैं। यह जो रिपोर्ट है प्रति माह जारी किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए इतना हो गया। यही आप लोग एडवांस क्वेश्चन पूछेगा, इससे आगे पूछने की संभावना है बहुत कम। ठीक, तो जो है उसको हम बता दें। यहाँ पे आपको पीसीएस लेवल तक जाइएगा तो पूछ लेगा। जो थोक मूल्य सूचकांक होता है उसमें 3 श्रेणी के वस्तु को शामिल किया जाता है। एक प्राथमिक, एक जो दूसरा जो होता है आपको फ्यूल एंड पावर, और तीसरा जो होता है विनिर्मित वस्तु। सबसे अधिक भ्रांश सभी को मिला के 100% निकाला जाता है, जिसमें सबसे अधिक भ्रांश जो होता है वो होता है आपको विनिर्मित वस्तुओं का 64.2%। तो 3 प्रकार के वस्तु को शामिल किया जाता है, प्राथमिक वस्तु, ठीक, उसके बाद फ्यूल एंड पावर वस्तु और विनिर्मित वस्तु। इस प्रकार से यहाँ से 3 ब्रांच हो गए थोक मूल्य सूचकांक को निकालने के लिए। एक आप लोग याद रख सकते हैं, रखिएगा, जरूरी भी है। नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा प्रतिशत। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चीन में 7वीं जनगणना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और भारत में जो है आपको जो 16वीं गणना अभी 2021 में होनी है, लेकिन अभी हुई नहीं है। कोविड-19 के कारण कार्य शुरू हुए थे लेकिन स्थगित कर दी गई। इतना याद रखिएगा, बस इतना आप लोग को याद करना है कि चीन में आपको 7वीं जनगणना चल रही है, ठीक। भारत में जो जनगणना है 10 वर्षों पर होती है। प्रथम जनगणना आपको लॉर्ड मेयो के समय 1772 ईस्वी में हुआ था। दूसरी जनगणना 1881 के समय आपको लॉर्ड रिपन गवर्नर थे, उनके समय हुआ था, ठीक है। और 81 के बाद में लगातार जनगणना होते रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग के लिए, नेक्स्ट जो न्यूज होगा वो होगा आपके लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण रद्द हुआ। अब देखिए, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है प्रत्येक वर्ष दिल्ली के प्रगति मैदान में मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। हो गया, यही न्यूज है। और आयोजन होता मेला का तो फोकस कंट्री कौन है, उसके बाद हम लोग आपको सहायक देश कौन है, सहायक राज्य कौन है, फोकस स्टेट कौन है, ये सब याद रखना, थीम क्या है, ये सब याद रखना रहता है। लेकिन आयोजन ही नहीं हुआ है तो ये सब हम याद क्यों करें, ठीक। और ये जो मेला है किसके द्वारा कराया जाता है, याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ITPO का फुल फॉर्म इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसी के द्वारा इस मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो है एडोरा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है। मोस्ट न्यूज है आने वाले एग्जाम के लिए कि IMF का आपको 190वां कंट्री कौन है, एडोरा। यहाँ IMF का अभी हाल ही में एक नया सदस्य बना है देश, नाम क्या है, एडोरा। एडोरा जो है अभी हाल ही में IMF का सदस्य बना है, वो कोवा देश है, तो 190वां है। अब हम थोड़ा जानेंगे IMF के बारे में और थोड़ा जानेंगे एडोरा के बारे में। तो सबसे पहले एडोरा का कहानी खत्म करते हैं। तो एडोरा जो है
वो आपको एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का बहुत छोटा सा कंट्री है। यूरोप का एक और छोटा सा कंट्री है जो विश्व का सबसे छोटा है, वो है वेटिकन सिटी। उसी तरह से एडोरा भी एक छोटी सी कंट्री है जो फ्रांस और आपको स्पेन के बीच में है, और पेनराइज पर्वत इस यहीं पे पड़ता है। इतना बात याद रखना, यूरोप में ही। अब हम लोग को नेक्स्ट देखेंगे, एडोरा के बारे में कहानी हो गया। अब हम देखेंगे IMF। IMF में कितने सदस्य हैं? 190 सदस्य। 190 सदस्य कौन बना है? तो एडोरा बना है। ठीक, अब हम ये देखेंगे इसके पहले सदस्य जो था वो नाउरू देश था, याद रखिएगा थोड़ा मोड़ा। ठीक, उसके बाद हम आते हैं, एडोरा जो है आपको न तो यूरोपीय संघ का सदस्य है और न ही विश्व बैंक का सदस्य है। ठीक, IMF की स्थापना और विश्व बैंक की स्थापना और गैट की स्थापना एक ही साथ हुई थी, जिसको हम लोग ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन किसको किसको कहा जाता है? तो IMF, विश्व बैंक और क्या, गैट, जिसको गैट का नाम परिवर्तित करके अब WTO कर दिया गया है 1 जनवरी 1995 से। ये बात याद रखिएगा। ठीक, WTO में अभी हाल ही में 164 सदस्य हैं, याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन आपके बन गए। अब देखिए विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व बैंक जो है उसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190। विश्व बैंक के 5 संस्था है। विश्व बैंक के कितने संस्था है? 5 है। मतलब विश्व बैंक को 5 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, शॉर्ट में इसका नाम जानते हैं। तो IBRD होता है, IFC होता है, IDA होता है, ICSID होता है, MIGA होता है, याद रखिएगा। IBRD सबका फुल फॉर्म जाकर नेट पर खोजिए, आपको मिल जाएगा। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानिए। IBRD हो गया, उसके बाद IFC हो गया, IDA हो गया, ICSID हो गया, MIGA हो गया। 5 हो गए। इस किसके भाग है? तो विश्व बैंक के भाग है। ठीक है, विश्व बैंक के ये 5 पार्ट में जो भारत है सबका सदस्य है, एक को छोड़ के, उसका नाम क्या है? ICSID है। ठीक है, और IDA को गरीब देशों का रखवाला कहा जाता है, या भारतीय खिड़की के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, क्योंकि भारत को यह सबसे अधिक लोन प्रदान करता है, याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन आपको विश्व बैंक से बन जाएंगे। विश्व बैंक आपको ब्रेटन वुड्स संस्था का पार्ट है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, आपको संस्था बता देंगे। यहाँ पे क्या याद रखिएगा, एक और छोटी सी न्यूज है। ठीक, यहाँ पे आप लोग क्या याद रखिएगा कि IMF और विश्व बैंक में क्या अंतर है। तो IMF जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए मुद्रा आपको अवमूल्यन या मूल्यन होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए आपको उधार देता है। लेकिन IBRD चाहे विश्व बैंक जो है आपको आधारभूत संरचना, पुल निर्माण, पानी शुद्ध करने वाला, या सड़क निर्माण, या नक्सली क्षेत्र में आपको बंटवारा करना होगा, सूखा क्षेत्र का विकास करना होगा, डैम का निर्माण करना होगा, मतलब आधारभूत ढांचा के विकास के लिए देता है। इसकी जो लोन का टर्म होता है बहुत लंबा समय, 20 साल 30 साल होता है। ब्याज दर बहुत कम होता है विश्व बैंक का, लेकिन वहीं IMF का ब्याज दर अधिक होता है और लोन का जो टर्म होता है वो छोटा होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एड्रेस से जो भी जो न्यूज़ बना उसको हम बता दिए। IMF ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्र व्यापार समझौते रिसेप का पर हस्ताक्षर। अब ये जो न्यूज़ है आपको हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इसके बारे में बढ़िया से बताएं, देखिए जाकर न्यूज़, अच्छा लगेगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को जरूर बताएंगे कि रिसेप में कितने सदस्य देश हैं? 10+5, मतलब 10+5 क्यों बोले, 15 क्यों नहीं बोले? 15 सदस्य देश है। भारत भी था लेकिन आपको 20 में निकल गया, इससे 19-20 में इससे निकल गया। अब 10 जो है आसियान के मेंबर हैं, और 5 जो है, 5 में चीन, उत्तर कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देश है। ठीक, और इन देशों के द्वारा आपको क्या किया जा रहा है? मुक्त व्यापार समझौता किया जा रहा है, जिसको नाम क्या दिया गया है? रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको क्या कहते हैं? रिसेप कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से रिसेप से जो न्यूज निकल गया आपको बता दिए। और डिटेल से जानने के लिए पीछे जाइए, और आर्थिक घटनाक्रम के पहले जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वीडियो बनाए उसमें देखिए, खूब बढ़िया से इसके बारे में बता दिए हैं। इसमें एक और बात हम लोग को जान लेना चाहिए कि ये स्वतंत्र व्यापार समझौता है, जिसमें परसुलक की कटौती करना है, मतलब जितना से कम हो सके टैक्स नहीं लेना है बाहर से आई हुई वस्तुओं पर। भारत इससे हट गया, क्योंकि अगर भारत इसमें शामिल हो जाता, भारत का कहना था कि इससे डेयरी प्रोडक्ट जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, भारत में उसकी भरमार हो जाती और भारतीय किसानों की कमर टूट जाती। ठीक, और चीन के वस्तुओं से भारतीय बाजार पट जाता। इसीलिए क्या किया, भारतीय उद्योग को संरक्षण देने के लिए और भारतीय किसान की रक्षा के लिए इस जो समझौता है उससे भारत बाहर आ गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो आते हैं हम,
देखिए रिसेप पर प्रथम बार कंबोडिया में 2012 में वार्ता हुई थी। थोड़ा सा रफली आप लोग को याद करना है तो याद कर सकते हैं, बस इतना से ज़्यादा ही रिसेप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आसियान से क्वेश्चन पूछेगा, आसियान के बारे में हम लोग बता दिए हैं, जाके देखिए। विश्व मुद्रा कोष 575 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर, मतलब विदेशी मुद्रा कोष जो है भारत में 575 अरब डॉलर हो गए हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा इतना, मतलब ये बदलते रहते हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं उस समय इसको याद कीजिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा। नहीं तो रफली याद रखिए 600 अरब डॉलर के आसपास है, ठीक है, ज़्यादा उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। अब देखिए IMF का जो हम लोग के पास विदेशी मुद्रा कोष है उसमें क्या क्या शामिल रहता है, ये क्वेश्चन आपको हार्ड बना के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे UPSC एग्जाम हुआ या PCS लेवल हुआ या दरोगा में, अगर आप लोग इससे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग क्या हो जाएगा, टॉपर में आइएगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो एक जो है विदेशी मुद्रा पर सहमति है, स्वर्ण है, विदेशी आहरण अधिकार है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि है। तो आपको क्या क्या याद करना है, चारों के बारे में याद रखना होगा। एक जो है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और IMF का मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि कितनी है। अब देखिए इसमें एक ही बात आप लोग को जानने की जरूरी है, SDR क्या है। तो SDR जो है, आपको SDR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट्स क्या होता है दोस्तों, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक, ये IMF की कागजी मुद्रा है। ठीक है, एक प्रकार का माध्यम मुद्रा का टोकरी है। ठीक है, इसमें आपको विश्व के 5 देशों का मुद्रा रख दिया जाता है, उसी से बनता है SDR। ठीक है, SDR का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग रिपोर्ट्स, विशेष आहरण अधिकार। ये 5 देशों की मुद्रा कौन कौन SDR में शामिल होती है, जो IMF की मुद्रा SDR को बनाती है। तो उसमें है अमेरिका का पाउंड, ठीक है, अमेरिका का डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड, यूरोपीय संघ का यूरो, जापान का येन और चीन की रेमिसबी। ठीक है, अब कभी कभी हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि चीन की मुद्रा युआन है। तो युआन जो है, जैसे हम लोग के यहाँ पैसा होता है उसी तरह से चीन में युआन होता है। ठीक है, और भारत में जैसे रुपया होता है वैसा ही वहाँ पे रेमिसबी होता है। रेमिसबी एक बड़ी मुद्रा इकाई है। और देखिए चीन के और अन्य मुद्री जो है छोटी इकाई पर है, जैसे युआन जैसा झाओ फेन उसी का मुद्रा है, झाओ फेन युआन। जैसे हम लोग के लिए चलता है 16 आना, 8 आना, 4 आना, वैसा ही झाओ फेन है। युआन जो है आपको पैसा हो गया, पैसा है ना वो सब, और उसका रेमिसबी जो हो गया रुपया के रूप में काम करता है। सभी चीन की मुद्रा है और SDR में रेमिसबी को डाला गया है, ना कि युआन और झाओ फेन को डाला गया है। ठीक है, याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास न्यूज़ जो है 43 अन्य मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध। हाल ही में क्या किया गया भारत सरकार के द्वारा, चीन और भारत के बीच जब पोंग ओंग लेक पे टकराव हुआ लद्दाख सीमा पे, तो उसके बाद क्या किया गया, चीन के मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें पॉपुलर टिकटॉक और PUBG गेम था। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग के स्टडी के लिए हम लोग का MS स्कैनर यूज करते हैं। उसके बाद आपको MS क्या शेरिट इस सबको प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक, तो आपको कितने किए गए इसको याद नहीं करना है। चलिए हो गया। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रिलायंस रिटेल द्वारा अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी। कहने का मतलब है कि रिलायंस रिटेल के द्वारा फ्यूचर रिटेल ग्रुप को अधिग्रहण कर लिया गया। बस इतना ही आपको आवश्यकता था, सबके बारे में यहाँ से हम बता दिए। ठीक, यहाँ पे अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हम देखने चलते हैं अगले मंथ में। तो अगले मंथ का जो न्यूज़ होगा, ठीक है, अगले मंथ का जो न्यूज़ होगा वो आपको 2020-21 की चौथी त्रैमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर सहित प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, नहीं होगा तो हम कल इसको मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम समझा देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको बताइएगा। देखिए ऐसा PD पढ़िए कि एक बार पढ़ने के बाद में उसके सब कुछ याद हो जाए जो पूछता है। नहीं तो करेंट का न्यूज जब बना पढ़ ली क्या क्या लिखा है, मतलब SDR क्या होता है, उसके बाद में IMF के जो SDR में है उसमें कितने देश की मुद्रा है, ये सब जानबे नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन जब पूछ देता है तो बच्चे कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आप पूछ दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए आप इस वीडियो के रूप में जरूर बताइए, थोड़ा थोड़ा हम सुधार कर रहे हैं। पहला वीडियो में हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, हम मानते हैं प्रॉब्लम है दोस्तों, अभी नए नए वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ नॉलेज है, वैसा बात नहीं है कि मेरे पास नॉलेज है, घमंड नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, उस मेहनत का फल आप लोग को भी देना चाहते हैं और हम भी उठाना चाहते हैं। ठीक, तो हमसे जुड़िए, आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। अब वीडियो आप लोग के लिए अच्छी क्वालिटी में आएगी, उसमें आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होगी। क्वांटिटी कम रहे लेकिन क्वालिटी अधिक होगी। तो वीडियो को देखिए,
आप देख के हमको कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।